मित्रों नमस्कार। आज अपन बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ये कारक क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझें। सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम है ब्लैकमैन। तो ब्लैकमैन ने प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों को सीमाकारी कारक के नाम से पुकारा। यह सीमाकारी कारक क्या है समझे। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित, CO2, सूर्य का प्रकाश और जल, ये चारों सामग्रियां काम में आती है। जब इन चारों में से किसी भी एक पदार्थ की या एक पदार्थ की कमी हो जाती है तो उसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। तो वह कारक जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम या ज्यादा होती है वह कारक सीमाकारी कारक कहलाता है। क्लियर। तो किसी कारक की वह मात्रा जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया टॉप पर मतलब मैक्सिमम होती है, तो उसके लिए कुछ विभिन्न बिंदु दिए हुए हैं। तो कुछ परिभाषाएं अपन को यहाँ पर याद करनी है जो सीधी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और इसके साथ साथ प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और इसके लिए क्या क्या उत्तरदायी है उसके बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो समझें, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं इनको सीमाकारी कारक कहा जाता है। यह शब्द सबसे पहले ब्लैकमैन ने दिया था। तो और इन्होंने ब्लैकमैन ने 4 महत्वपूर्ण शब्द दिए हैं: न्यूनतम बिंदु, अनुकूलतम बिंदु, अधिकतम बिंदु और कार्डिनल बिंदु। ये क्या है वो समझें। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कोई भी कारक, समझें, किसी कारक की वह मात्रा, वह न्यूनतम मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होती है। किसी कारक की वह न्यूनतम मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होती है उस बिंदु को न्यूनतम बिंदु या मिनिमल पॉइंट के नाम से जानते हैं। दूसरा, किसी कारक की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया टॉप पर होती है, मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, उस समय उस कारक की वह मात्रा अनुकूलतम बिंदु या ऑप्टिमल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। क्लियर। और तीसरा, किसी कारक की वह मात्रा, वह अधिकतम मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाए। अधिकतम मात्रा, किसी कारक की वह अधिकतम मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाए तो उस कारक की उस मात्रा को अधिकतम बिंदु या मैक्सिमल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और न्यूनतम बिंदु, अनुकूलतम बिंदु और अधिकतम बिंदु को सामूहिक रूप से ब्लैकमैन ने कार्डिनल बिंदु या कार्डिनल पॉइंट के नाम से बताया है। क्लियर। तो ये चारों चीजें समझ में आई गई आपको। ठीक। अब प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के प्रकाश की। प्रकाश वायुमंडल में सूर्य से ही मिलता है पेड़ पौधों को। तो प्रकाश की अवधि, प्रकाश की गुणवत्ता और प्रकाश की तीव्रता, ये तीनों ही चीजें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करती है। कैसे समझें। सर्दी के सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश की अवधि। अवधि का मतलब कितने समय तक पेड़ पौधों को प्रकाश मिल रहा है। सर्दी के दिनों में जब सूर्य के प्रकाश की अवधि 8 या 9 घंटे होती है तो उस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 8 या 9 घंटे ही होगी। और गर्मी के दिनों में जब सूर्य का प्रकाश 12 घंटे 14 घंटे तक मिलता है तो उतने समय तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो अवधि बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगी और प्रकाश की अवधि कम करने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया घट जाएगी। क्लियर। दूसरा, प्रकाश की गुणवत्ता। गुणवत्ता का मतलब आप किस प्रकार का प्रकाश दिया जा रहा है। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि यह दृश्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है उसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उसमें भी सबसे पहले तो दृश्य प्रकाश चाहिए हमें। और उस दृश्य प्रकाश में भी हमारे पास 7 कलर हैं, बे, नीला, हपी, नाला, आपको पता ही है। तो उन 7 रंग में प्रकाश संश्लेषण की सबसे अधिक क्रिया, लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक, इसके बाद नीले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इससे थोड़ी कम, और हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल भी नहीं होती। तो प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक क्रिया लाल प्रकाश में होती है और इसके बाद नीले रंग में होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल लाल प्रकाश दिए जाओ तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, ऐसा नहीं है। पीएस फर्स्ट मतलब वर्णक तंत्र फर्स्ट जो है वो लाल प्रकाश को ज्यादा ग्रहण करता है और वर्णक तंत्र सेकंड जो है वो नीले प्रकाश को अधिक ग्रहण करता है। तो दोनों ही प्रकार के प्रकाश को
एकांतर क्रम में देते रहने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। इसके अलावा कोई और प्रकाश दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर धीरे धीरे घट जाती है। क्लियर। तीसरा है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता एक निश्चित तीव्रता तक जब तक प्रकाश को बढ़ाया जाए तब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ती है, लेकिन जब प्रकाश की तीव्रता को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, और जब वायुमंडल का तापमान 40 से ज्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो पर्णहरित वाली कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं, साथ में एंजाइम भी काम करना बंद कर देते हैं। तो अत्यधिक तीव्रता नहीं चाहिए, 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक की तीव्रता ही प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूल होती है। क्लियर। ये तो बात हो गई प्रकाश की। दूसरा है तापमान। तापमान का संबंध सीधा एंजाइमों से होते हैं कि कोई भी जैव रासायनिक क्रिया हो, चाहे वो पाचन हो, श्वसन हो, प्रकाश संश्लेषण हो, तो सभी प्रकार की क्रियाएं, जैव रासायनिक क्रियाएं एंजाइमों के कारण होती हैं। तो जब एंजाइम जो है वो जितने तापमान पर कार्य करते हैं, मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की अनुकूलतम जो तापमान है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब वायुमंडल का तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होता है, ऐसी स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। और जब तापमान 30 डिग्री से ज्यादा होने लग जाता है, ऐसी स्थिति में प्रकाश संश्लेषण में काम में आने वाले जो एंजाइम हैं वो धीरे धीरे डिग्रेड होना, नष्ट होना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। क्लियर। इसके बाद है CO2। वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% पाई जाती है। ठीक। तो C4 जो C4 पादप है वो तो 0.03% CO2 की मात्रा पर अच्छे से काम करते हैं, और जो C4 पादप हैं वो 0.05% CO2 की मात्रा पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से करते हैं। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 0.05 से भी ज्यादा हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया नहीं कर पाते, जिससे उनको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलती, और जब ऊर्जा नहीं मिलती तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी रोक देते हैं। ठीक। जल। पेड़ पौधों में जितना भी पानी होता है उसमें से केवल 1% जल का उपयोग ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, और वो आसानी से प्रत्येक कोशिका द्वारा मिल ही जाता है। इसलिए जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेड़ पौधों में पानी बिल्कुल कम हो जाता है, कोशिकाएं मुरझा जाती हैं, तो सभी अंग बिल्कुल एक दूसरे से सटे रहते हैं, तो उस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। यानी पर्याप्त मात्रा में कोशिका फुली हुई हो, पर्याप्त मात्रा में प्रकाश पानी उपलब्ध हो, तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से होती है। नेक्स्ट, ये सभी कारक जो हैं वो वायुमंडलीय या बाह्य कारक कहलाते हैं। अब मैं बात करता हूं आंतरिक कारक की। आंतरिक कारक में हरित लवक की मात्रा, मतलब उस कोशिका में हरित लवक की मात्रा या पर्णहरित की मात्रा कितनी है, जितनी ज्यादा होगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उतनी ज्यादा मात्रा में होगी। दूसरा, संचित भोजन की मात्रा। क्या होता है कि दिन भर प्रकाश संश्लेषण करते करते जब कोशिका में बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट या सुक्रोज इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रोक देते हैं, या कोशिका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रोक देते हैं। अब जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट या सुक्रोज इकट्ठा हो गया है वो कोशिका से बाहर निकलकर पादप के अन्य भागों में ट्रांसफर हो जाता है, तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फिर से शुरू हो जाती है। मीन संचित भोजन की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी, और संचित भोजन की मात्रा जब पूरे पादप में फैल जाएगी, कोशिका में संचित भोजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो फिर से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो जाएगी। अगला, रंध्रों की संख्या। रंध्र मतलब स्टोमेटा। पौधे की पत्ती के ऊपर और निचले भाग में पर्णरंध्र पाए जाते हैं। पर्णरंध्र की मात्रा ज्यादा हो, कब यह खुले रहते हैं, कब यह बंद रहते हैं, इस पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निर्भर करती है। क्यों इसलिए निर्भर करती है? क्योंकि पर्णरंध्र के खुले होने पर ही गैसों का विनिमय आसानी से हो पाता है, और हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में त्यागनी पड़ती है, तो CO2 वायुमंडल से ग्रहण करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में रंध्रों का खुला होना और रंध्रों की संख्या का अधिक होना भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है। तो मित्रों, आपको प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले यह कारक समझ में आ गए होंगे। ब्लैकमैन का सीमाकारी कारक क्या कहलाता है, उसके बारे में कई बार प्रश्न एग्जाम में आ गया है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।